Hello friends, good evening everyone. Welcome to watching this video. आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं कोशिका विभाजन सेल डिवीजन, जो इस प्रकार से प्रस्तुत है। सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के अंतर्गत कोशिका विभाजन कहते किसे हैं? मदर सेल से डॉटर सेल के निर्माण की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन सेल डिवीजन कहलाता है। मात्र कोशिका से पुत्री कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को ही कोशिका विभाजन कहते हैं, सेल डिवीजन कहते हैं। किसी कोशिका के बनने से लेकर उसके विभाजन द्वारा संतति कोशिका बनने तक होने वाली प्रक्रिया को कोशिका चक्र सेल साइकिल कहते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं किसी कोशिका के बनने से लेकर उसमें जो विभाजन की प्रक्रिया होती है, वहां तक की प्रक्रिया को हम कोशिका चक्र सेल साइकिल कहते हैं। कोशिका चक्र सेल साइकिल में दो मुख्य रूप से अवस्थाएं होती हैं, जिसमें पहली अंतरावस्था जिसे इंटरफेज कहते हैं, एम अवस्था एम फेज कहते हैं। कोशिका चक्र सेल साइकिल को किसने 4 चरणों में बांटा था? हार्वर्ड और फेल्प नामक वैज्ञानिकों ने कोशिका चक्र सेल साइकिल को 4 चरणों में विभाजित करने का काम किया था। इसके पश्चात अंतरावस्था इंटरफेज अवस्था को 3 भागों में भी विभक्त किया गया है। पहला जी अवस्था जी फेज, दूसरा एस अवस्था एस फेज, फिर G2 अवस्था G2 फेज, फिर इसके बाद एम अवस्था एम फेज में केंद्रक विभाजन कैरियोकाइनेसिस एवं कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस होते हैं। एम अवस्था में या एम फेज में केंद्रक विभाजन को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और कोशिका द्रव्य विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहते हैं, जो दोनों अवस्थाएं एम अवस्था में होती हैं। एम अवस्था में कौन कौन से विभाजन होते हैं? एम अवस्था में सूत्री एवं अर्धसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। एम फेज में सूत्री विभाजन और मतलब माइटोसिस और मियोसिस दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। इसके पश्चात जीवन अवस्था या जीवन फेज में किसका निर्माण या किसका संश्लेषण होता है? तो इसमें जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन, इन दो का निर्माण होता है। इसके बाद एस अवस्था या एस फेज में किसका संश्लेषण सिंथेसिस होता है? डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, इनका होता है। आगे G1 अवस्था जी फेज में जैसा कि बताए आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जबकि एस अवस्था एस फेज में डीएनए का द्विगुणन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G2 फेज में किसका संश्लेषण होता है? कोशिकांगों का। कोशिकांगों में वृद्धि होती है, तर्कु स्पाइंडल बनते हैं। स्पाइंडल के लिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। G0 अवस्था G0 फेज में कोशिकाओं में क्या होता है? इसमें विभेदन, डिफरेंटिएशन की प्रक्रिया होती है। इसके पश्चात कोशिका चक्र जो सेल साइकिल होता है, सेल साइकिल में ये जो 4 फेज बटे हुए हैं, इन 4 फेजों में कितने प्रतिशत का समय लगता है? जैसे G1 फेज है, G1 फेज में 30 से 40% का समय लगता है। एस फेज में 30 से 50% का समय लगता है। G2 फेज में 10 से 20% का समय लगता है। एम फेज में 5 से 10% का समय लगता है। इसके बाद असूत्री विभाजन, जिसे हम एमाइटोसिस कहते हैं। एमाइटोसिस असूत्री विभाजन एमाइटोसिस सर्वप्रथम मुर्गी के भ्रूण एम्ब्रियो में आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स में किसने देखा था? रॉबर रिमैक एक वैज्ञानिक थे जो जर्मनी के थे, इन्होंने सबसे पहले देखा था। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस ये सीधा केंद्रक विभाजन करने का काम करता है। असूत्री विभाजन एमाइटोसिस किसमें देखा जाता है? एमाइटोसिस प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जैसे कि प्रोटोजोआ
वगैरह में भी देखा जाता है, यीस्ट में भी देखा जाता है। स्तनियों की गर्भ झिल्लियां फीटल मेम्ब्रेन में देखा जाता है। विपोषक डिजेनरेटिव तथा पुराने ऊतकों में भी ये देखा जाता है। इसके पश्चात असूत्री विभाजन एमाइटोसिस किस प्रकार का विभाजन है? ये आदिम विभाजन है, प्रिमिटिव टाइप का विभाजन इसे कहते हैं। इसके बाद समसूत्री विभाजन माइटोसिस। समसूत्री विभाजन माइटोसिस कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है, इसलिए इसे कायिक विभाजन या सोमैटिक डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि ये शरीर की काय की कोशिकाओं में इसका विभाजन होता है, इसीलिए इसे कायिक विभाजन या सोमैटिक डिवीजन के नाम से जानते हैं। समसूत्री विभाजन माइटोसिस की व्याख्या सर्वप्रथम पौधों में ई स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने 1875 ईस्वी में की थी। समसूत्री विभाजन माइटोसिस की व्याख्या सर्वप्रथम जंतुओं में, क्योंकि ये पौधों में है, प्लांट्स में। अब जंतुओं में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1879 ईस्वी 1879 में सबसे पहले किया था। स्ट्रासबर्गर और डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ऐसे किया। फिर इसके पश्चात समसूत्री विभाजन एमाइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस शब्द का प्रयोग सन 1882 ईस्वी में डब्ल्यू फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। समसूत्री विभाजन माइटोसिस में एक द्विगुणित मात्र कोशिका डिप्लॉयड मदर सेल से कितनी संतति कोशिकाएं डॉटर सेल का निर्माण होता है? इसमें 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन में, माइटोसिस में वास्तविक समसूत्री विभाजन किन 2 पादपों में पूर्ण होता है? इसमें केंद्रकीय विभाजन कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्यीय विभाजन साइटोकाइनेसिस। इसमें समसूत्री विभाजन मुख्य रूप से दोनों क्रियाओं में पूर्ण होता है पादपों में, जिसमें केंद्रीय विभाजन होता है और कोशिकीय द्रव्यीय विभाजन होता है, अर्थात कैरियोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के द्वारा। इसके बाद केंद्रकीय विभाजन कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक कितने भागों में विभक्त होता है? 2 भागों में विभक्त होता है। कैरियोकाइनेसिस में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4 अवस्थाएं होती हैं। पूर्वावस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अर्थात पूर्वावस्था प्रोफेज, मध्यावस्था मेटाफेज, पश्चावस्था एनाफेज, अंतावस्था टीलोफेज आदि में कैरियोकाइनेसिस पूर्ण होता है। इसमें सबसे लंबी प्रथम अवस्था कौन सी है? प्रोफेज है। केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा केंद्रिका नष्ट हो जाते हैं प्रोफेज में। प्रोफेज में ये केंद्रक कला और केंद्रिका, ये दोनों अवस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। प्रत्येक क्रोमोसोम अपने अर्धगुणसूत्रों क्रोमैटिड्स में अलग दिखाई देता है, लेकिन क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर से जुड़े होते हैं। इस अवस्था को प्रोफेज कहते हैं। ये प्रोफेज में ये चीज देखने के लिए मिलती है, ये अवस्था देखने के लिए मिलती है। जो प्रोफेज की अपेक्षा छोटी अवस्था होती है उसे कहते हैं मध्यावस्था मेटाफेज। गुणसूत्र क्रोमोसोम सक्रिय गमन करके मध्य रेखा इक्वेटर हो जाते हैं, वह अवस्था, वह फेज मध्यावस्था मेटाफेज कहलाती है। सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? पश्चावस्था एनाफेज होती है। किस अवस्था में गुणसूत्र सेंट्रोमियर बिंदु से विभाजित होकर 2 सहायक क्रोमैटिड्स बनाते हैं? पश्चावस्था एनाफेज। गुणसूत्र क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों पर पहुंचते हैं और केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तथा 2 केंद्रकों न्यूक्लियस का पुनः निर्माण हो जाता है। यह क्रिया किस अवस्था में होती है? अंत्यावस्था टीलोफेज अवस्था होती है। कोशिका द्रव्य साइटोकाइनेसिस पादप कोशिकाओं में फ्रेगमोप्लास्ट से कोशिका पट्ट सेल प्लेट के निर्माण के द्वारा होता है। जंतुओं में साइटोकाइनेसिस कोशिका कला सेल मेम्ब्रेन मध्यवर्ती स्थान से अंतर्वलन इनवेजिनेशन द्वारा होती है। फिर इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। मियोसिस अवस्था जो कि
गुणसूत्रों क्रोमोसोम्स में यह जनिक विभाजन भी कहलाता है। इसमें अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस शब्द सर्वप्रथम इसका प्रतिपादन फार्मर और मुरे नामक वैज्ञानिकों ने, इन दो वैज्ञानिकों ने 1905 ईस्वी में किया था। मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन किन कोशिकाओं में पाया जाता है? जनिक मात्र कोशिकाओं में, रिप्रोडक्टिव मदर सेल में पाया जाता है। अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस कितनी अगुणित हाइप्लॉइड संतति कोशिकाओं को बनाती है? 4 संतति कोशिकाओं को बनाती है। अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस किन दो भागों में विभक्त होता है? मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, अर्थात अर्धसूत्रीय विभाजन फर्स्ट, अर्धसूत्रीय विभाजन सेकंड। मियोसिस फर्स्ट को क्या कहते हैं? न्यूनकारी विभाजन, रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, तथा विषमकारी विभाजन, लेटरोटाइप डिवीजन भी कहते हैं इसको। इसके पश्चात मियोसिस फर्स्ट में कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं? प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। ये 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जबकि प्रोफेज सेकंड में ये 5 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। 5 प्रवस्थाएं पाई जाती हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, ये प्रोफेज सेकंड में ये 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। जबकि मियोसिस फर्स्ट में ये जो है 4 अवस्थाएं प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट पाई जाती हैं। जबकि प्रोफेज फर्स्ट में यहाँ पर प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। 5 भाग होते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। इसके पश्चात अर्धसूत्रीय विभाजन मियोसिस अर्धसूत्रीय विभाजन सबसे लंबी अवस्था होती है प्रोफेज जो सबसे अर्धसूत्रीय विभाजन में, मियोसिस में प्रोफेज सबसे लंबी अवस्था होती है, क्योंकि प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेचिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस ये 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। क्रोमोसोम पतले धागेनुमा संरचना के रूप में हो जाते हैं और आधे क्रोमोसोम नर तथा आधे क्रोमोसोम मादा से प्राप्त होते हैं। ये लेप्टोटीन अवस्था में देखने के लिए मिलता है। युग्मानुबंधन सिनैप्सिस तथा गुणसूत्रों की युगली अवस्था बाइवैलेंट्स किस अवस्था में प्रदर्शित होती है? जाइगोटीन अवस्था में। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में देखने को मिलता है? पेचिटीन अवस्था में। पेचिटीन क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है। इसके बाद कैजमा होता है, कैजमा किस अवस्था में? डिप्लोटीन अवस्था में कैजमा देखने के लिए मिलता है। और किस अवस्था में उपांति भवन टर्मिनलाइजेशन प्रायः पूर्ण हो जाता है? डाइकाइनेसिस में। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन या उपांति भवन पूरी तरह से ये पूर्ण हो जाता है। केंद्रिका न्यूक्लियोलस तथा केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूर्ण रूप से गायब हो जाता है डाइकाइनेसिस में। क्रोमोसोम मध्य रेखा इक्वेटर पर एकत्र तर्क उपकरण स्पाइंडल आपरेटस बन जाता है किस अवस्था में? मेटाफेज फर्स्ट में। किस अवस्था में दोनों क्रोमैटिड के साथ पूर्ण गुणसूत्र एक दूसरे के विपरीत ध्रुवों में चले जाते हैं? एनाफेज अवस्था में एक दूसरे के विपरीत ये ध्रुव में चले जाते हैं। इसके पश्चात किस अवस्था में केंद्रक कला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रकट होती है? केंद्रक झिल्ली प्रकट होती है तथा 2 संतति केंद्रक डॉटर न्यूक्लियस बन जाते हैं। ये टीलोफेज फर्स्ट में ये प्रक्रिया होती है। जबकि मियोसिस सेकंड का दूसरा नाम क्या है? समकारी अर्धसूत्रीय विभाजन या होमोटाइपिक मियोसिस कहते हैं। मियोसिस सेकंड की अवस्थाएं किस प्रकार की होती हैं? माइटोसिस के समान प्रोफेज फर्स्ट, प्रोफेज
सेकंड प्रोफेज मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट थे, इसी प्रकार मियोसिस सेकंड में प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड अवस्थाएं हैं। किस अवस्था में क्रोमोसोम छोटे एवं पतले होते हैं तथा केंद्रक न्यूक्लियस लुप्त हो जाता है? ये प्रोफेज सेकंड में। प्रोफेज सेकंड में ऐसी अवस्था देखने के लिए मिलती है। फिर इसके बाद किस अवस्था में मध्य रेखा इक्वेटर में व्यवस्थित हो जाने से तर्क उपकरण स्पाइंडल ऑपरेटस बन जाता है? मेटाफेज सेकंड में। किस अवस्था में सेंट्रोमियर दो क्रोमैटिडों में विभाजित हो जाता है? दो विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं? एनाफेज सेकंड में। केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रिका पुनः किस अवस्था में प्रकट हो जाते हैं? टीलोफेज सेकंड में। जीन विनिमय क्रॉसिंग ओवर की खोज किसने किया था? टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने क्रॉसिंग ओवर की खोज करने का काम किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से ये टॉपिक समाप्त होता है। नमस्कार।